हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आफ्ताब अंसारी और आप देख रहे हैं द इंडियन लीगल नेटवर्क। दोस्तों, हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं लॉ ऑफ क्राइम का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और टॉपिक है इंडियन पिनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत हम कितने तरह के दंड अपराधियों को दिए जाते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफी बार एग्जाम में आया है। 2019 में तो पूछा ही गया था, 22 में भी पूछा गया था, 18 में भी पूछा गया था, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं पनिशमेंट के बारे में, लेकिन सबसे पहले जानते हैं पनिशमेंट दी क्यों जाती है, इसका उद्देश्य क्या होता है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यानी भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट है, और फंडामेंटल राइट्स में हर व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार है। ये हमारा फंडामेंटल राइट है भारतीय संविधान में। अब वहां पे कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र तो है, आजाद तो है, लेकिन उसकी स्वतंत्रता तब तक है जब तक उसकी स्वतंत्रता से किसी अन्य व्यक्ति को हानि ना हो। ठीक है, अगर किसी अन्य व्यक्ति को हानि होती है तब उसकी स्वतंत्रता वहां पे सीमित हो जाती है। अब कैसे? भाई सपोज करो आप आजाद हो, लेकिन आप आजाद हो इसका मतलब ये थोड़ी किसी को भी जाकर के पीटने लग जाओ, मारने लग जाओ, या किसी को भी मार दो, नहीं। तो अगर ऐसा करते हो तब हम यहाँ पे पनिशमेंट का प्रावधान रखते हैं। आईपीसी के अंदर पनिशमेंट का प्रावधान है, इसीलिए ये प्रावधान रखा गया, पनिशमेंट रखा गया, जिससे कि समाज में सुरक्षा हो। अगर ये सजा का प्रावधान नहीं होता, पनिशमेंट नहीं होती, तो हर व्यक्ति क्या करता, अपराध करने लग जाता, और जिससे कि हमारा जो समाज है वो सुरक्षित नहीं हो पाता या नहीं रह पाता। अपराधियों में डर बना रहता है। भाई जब सजा है तो सजा के माध्यम से अपराधी डरे रहते हैं और कोई भी ऑफेंस करने से पहले 10 बार सोचते हैं। ठीक है, तो इस पनिशमेंट से अपराधियों में डर बना रहता है। दूसरा, अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध कमिट कर भी दिया, कोई ऑफेंस कमिट कर भी दिया, तो उसको पश्चाताप करना होता है। अब वो करेगा कब? जब उसको सजा दी जाएगी। सपोज करो कि कोई व्यक्ति रेड लाइट जंप कर देता है अपनी व्हीकल से, रेड लाइट हो गया, वो अपनी व्हीकल को निकाल के ले जाता है। अब आपको पता है डिजिटल चालान हो गए भाई, हर जगह पे कैमरे लगे हुए हैं। अब वो जैसे उसने रेड लाइट जंप करी, उसके पास एक मैसेज आया था कि भाई आपने इस एरिया में ये रेड लाइट जंप करी और आपका इतने रुपए का चालान हो गया। अब जब वो पे करेगा उस फाइन को, तब दोबारा रेड लाइट जंप करने के लिए वो 10 बार सोचेगा। और अगर ये पनिशमेंट नहीं होती, ये प्रोविजन नहीं होता, तो लोग बाग जंप करते और रेड लाइट रखने को फायदा भी नहीं होता। तो ये इसका उद्देश्य है। अब बात करते हैं कि भाई सजा के पहलू क्या होते हैं। तो इसके 3 पहलू है। पहला है बाल सुधार, दूसरा है निवारक, और तीसरा है दंडात्मक। दंडात्मक पीढ़ी दर से चलता चला आया है। बाल सुधार और निवारक ये अब कहीं ना कहीं रिफॉर्म हुए हैं। बाल सुधार का उद्देश्य ही होता है, और ये बाल सुधार नहीं बल्कि बड़े लोगों में भी ये होता है कि भाई जब किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है या उसको कारागार में रखा जाता है, तो उसको एक अपराधी नहीं, उसको एक ऑफेंडर नहीं, बल्कि उसको एक मरीज समझा जाता है, और जानने की कोशिश करते हैं कि भाई उसने अपराध करा क्यों। ठीक है, उसकी समय समय पर उसको थेरेपी, काउंसलिंग की जाती है, थेरेपी दी जाती है, ताकि वो अपराधों से अपने आप को बचा के रखे। ठीक है, और दोबारा भविष्य में वो किसी प्रकार का कोई अपराध ना करे। निवारक कहीं ना कहीं इससे ही मिलता जुलता है। निवारक में ये चीज पता लगाई जाती है उस अपराधी के बारे में कि उसने क्यों उस अपराध को करा, ऐसी क्या कारण रहा, ऐसी कौन सी परेशानी थी जिसकी वजह से उसको वो अपराध करने पर मजबूर होना पड़ा और उसने वो अपराध कर दिया। इसका पता लगाते हैं और उसके बाद उसको रियलाइज कराया जाता है। ठीक है, जितने दिन भी उसका इम्प्रिजनमेंट हो, उस इम्प्रिजनमेंट में उसको इस बात का रियलाइज कराया जाता है, जिससे कि वो दोबारा वो अपराध ना करे। दंडात्मक, जैसा कि आप जानते हैं भाई, जिसने कोई ऑफेंस कमिट करा है और उसके ऑफेंस के अकॉर्डिंग उसको दंड दे दिया जाता है, और यहाँ पर उसकी बात खत्म हो जाती है। ठीक है, तो दंडात्मक पीढ़ी दर से चलता चलाया है। अब बात करते हैं आईपीसी के सेक्शन 53, वो क्या कहता है। आईपीसी सेक्शन 53 ने पनिशमेंट्स को 6 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, जो कि सबसे पहले है डेथ पेनल्टी, दूसरे नंबर पे आता है इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ यानी कि आजीवन कारावास, तीसरे को हम नहीं देख रहे क्योंकि तीसरा अब नहीं है, रिपीट हो चुका है, तीसरे को हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया है। चौथा है इम्प्रिजनमेंट, और ये 2 तरह के होते हैं। कैसे? एक होता है कठोर कारावास यानी रिगरस वर्क होता है, इसमें हार्ड वर्क करवाया जाता है, और एक होता है सिंपल। 2 तरह के कारावास में इसको बांटा गया है, इस इम्प्रिजनमेंट को। पांचवा है फॉर फ्यूचर ऑफ प्रॉपर्टी यानी कि प्रॉपर्टी की जब्ती, और 6 जैसा कि आप सभी जानते हैं उसको फाइन कहा जाता है। अब बात करते हैं हम जो इसका
डेथ पेनल्टी है, मृत्युदंड है, इसमें क्या होता है, ये पहली बात तो ये जो सजा होती है ये सजा बहुत ही रेयर चांस में दी जाती है किसी व्यक्ति को। यानी जो फांसी की सजा, जो मौत की सजा है, वो बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि किसी व्यक्ति को दी जाए, और ये सजा सरकार द्वारा मंजूर कराई जाती है। उसके बाद माननीय न्यायालय द्वारा इससे आदेशित करवाया जाता है। जब तक माननीय न्यायालय इसको ऑर्डर नहीं देता तब तक फांसी की सजा नहीं होती। सरकार द्वारा कंसर्न लिया जाता है फांसी की सजा देने के लिए, और ये बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं किसी व्यक्ति को, बहुत ही दुर्लभ मामले में ये सजा सुनाई जाती है। ठीक है, मौत की सजा जो है वो आईपीसी के तहत दी जाने वाली सबसे बड़ी सजा है। ठीक है, और मृत्युदंड यानी मौत की सजा जिसको भी दी जाती है, डेथ पेनल्टी जिसको भी दी जाती है, उसको उस पर पक्ष और विपक्ष दोनों तरह से तर्क वितर्क होते हैं, तब जाकर के वो पेनल्टी दी जाती है। एक लैंडमार्क केस है डेथ पेनल्टी के ऊपर, जगमोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इसमें ये कहा कि जो मृत्युदंड है वो तो असंवैधानिक है। ठीक है, तो ये सजा दी क्यों जाती है भाई, इस सजा को मना कर देना चाहिए। पर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बताया, टिप्पणी दी कि जो सजा है ये वैध है। ठीक है, और कब वैध है, उसने बोला कि जीवन से वंचित करना संवैधानिक रूप से वैध है यदि यह कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई ये वैध है। इसके बाद एक और इसमें बात आई, लेकिन उससे पहले हम दूसरा केस देखिए। उससे पहले हमें देखते हैं कि यहाँ पे जो सेक्शंस हैं उन सेक्शंस में ज्यादातर मृत्यु दंड दिया जा सकता है। कंपल्सरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है, लेकिन इन ऑफेंसेस में डेथ पेनल्टी दी जा सकती है। अब देखते हैं दूसरा जो केस है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, मिट्ठू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसने क्या करा, इस केस में क्या हुआ कि धारा 303 है, इसमें क्या होता था, धारा 303 में जो व्यक्ति लाइफ इम्प्रिजनमेंट में है, आजीवन कारावास में है, और उसी कारावास के दौरान वो किसी की हत्या कर देता है, तब उसको मृत्युदंड देना अनिवार्य था। बिल्कुल अनिवार्य हो जाता था, उसको मृत्युदंड ही दिया जाता था। बट जो मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य है, इसमें ये कहा गया कि भाई ऐसा करना संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन करना है, और इसके तहत इस मृत्युदंड को असंवैधानिक ठहराया गया और 303 को रिपीट कर दिया गया। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक तो क्लियर है। वीडियो बड़ी होगी बट ये बहुत इंफॉर्मेशन है इस वीडियो में, बहुत इंफॉर्मेटिव है, बहुत नॉलेज है, तो आप वीडियो में बने रहे। आगे चलते हैं, हम आजीवन कारावास के बारे में जानते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि क्या आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है? अगर नहीं करा तो गाइज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। वीडियो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छी लगे, समझ में आए तो आप इसको लाइक करिएगा, कुछ भी समझ में न आए या कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा, और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और प्लीज सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट करिएगा। तो जानते हैं आजीवन कारावास के बारे में। आजीवन कारावास होता कब क्या है? तो आजीवन कारावास एक ऐसा कारावास होता है, एक ऐसी सजा होती है जिसमें दोषी को या अपराधी को जेल में रहना पड़ता है। ठीक है, और तब तक रहना पड़ता है जब तक वो जीवित है, या फिर जब तक उसकी सजा को माफ नहीं कर दिया जाता। इसमें किसी भी तरह का कोई भी टाइम पीरियड नहीं है, स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं है कि उसको कितने दिन रहना है या कितने साल रहना है। ठीक है, अब जो सेक्शन 57 है इसको हम विस्तार से आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब बात आती है कारावास। ठीक है, यानी इम्प्रिजनमेंट। इम्प्रिजनमेंट का मतलब क्या होता है कि जो व्यक्ति है जिसने कोई ऑफेंस कमिट करा है उससे उसकी स्वतंत्रता छीन लेना। जब वो जेल में जाता है तो उससे उसकी आजादी छीन ली जाती है और उसको जेल में रखा जाता है। इसको दो प्रकार से बांटा गया है, पहला साधारण कारावास, दूसरा कठोर कारावास। जो साधारण कारावास होता है ये नॉर्मल जो ऑफेंस होते हैं, इसमें एक व्यक्ति जो दोषी होता है, जो अपराधी होता है, उससे कठिन परिश्रम नहीं करवाया जाता, उससे लाइट वर्क करवाया जाता है। ठीक है, जो हेवी ना हो, साधारण काम करवाया जाता है। ठीक है, और ये अक्सर जैसे छोटे मोटे केस हो गए, जैसे मानहानि हो गया या कोई हल्के अपराध हो गया, उसमें ये सजा सुनाई जाती है, लाइफ जो सिंपल इम्प्रिजनमेंट है। उसके बाद आता है कठोर कारावास। इसमें क्या होता है, जो अपराधी है, जो दोषी है, जो आरोपी है, उसको जेल में रखा जाता है और उससे कठोर काम कराए जाते हैं, जैसे कृषि करवाना, बढ़ई का काम करवाना, जल निकासी का, पत्थर तोड़वाना, यानी जो हार्ड वर्क होता है
वो इसमें करवाया जाता है। अब बात आती है संपत्ति की जब्ती यानी फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है, जब कोई व्यक्ति कोई ऑफेंस कमिट करता है, ठीक है, यानी कि कोई उसने ऐसा आरोप किया ठीक है, जिससे कि गवर्नमेंट की संपत्ति को नुकसान हुआ या शांति में भंग हुआ या लूटपाट करी, तब इसमें क्या होता है, आरोपी की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है, उसकी संपत्ति को या चल हो या अचल हो जब्त कर लिया जाता है। और ये जो ऑफेंस है संपत्ति की जब्ती, ये इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 126, 127, 125 में जो प्रोविजन है, जो ऑफेंस है, उसमें अगर कोई ऐसा कमिट करता है, वो ऑफेंस कमिट करता है, तब उससे संपत्ति की जब्ती करी जाती है, यानी फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी उसकी होती है। अब लास्ट इसमें इस सेक्शन का लास्ट जो है वो है फाइन, ठीक है। अब फाइन क्या है, अदालत या जो न्यायालय है वो जुर्माने की सजा को एकमात्र कारावास के रूप में या कारावास के विकल्प के रूप में या कारावास के अतिरिक्त सजा दे सकती है, ठीक है। आपने देखा होगा जब हम आईपीसी पढ़ते हैं, जो ऑफेंसेस पढ़ते हैं, तो वहां पे लिखा होता है कि भाई आपको इतने साल की सजा या इतने दिन की सजा प्लस इतने रुपए का फाइन या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा, ठीक है। तो ये होता है फाइन। और आईपीसी जो सेक्शन 64 है, इसके तहत अगर कोई व्यक्ति जुर्माना नहीं भरता है, तब उसे कारावास का आदेश कोर्ट द्वारा दिया जाता है। आई होप आपको यहाँ तक तो क्लियर है। अब आगे चलते हैं सेक्शन 54। तो सेक्शन 54 उन व्यक्तियों के लिए है जिसको मृत्यु दंड का आदेश तो है, लेकिन उसकी मृत्यु दंड को कम करना सेक्शन 54 में कहा गया है। ये अक्सर सरकार द्वारा, जो उस समय जो भी गवर्नमेंट है, जो रूलिंग पार्टी की गवर्नमेंट होती है, उसके द्वारा किया जाता है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपने पढ़ा होगा कि हमारे भारतीय राष्ट्रपति के पास ये पावर होती है कि वो किसी भी व्यक्ति की डेथ पेनल्टी को कम कर सकता है, ठीक है। और इसके अलावा जो प्रेजेंट जो रूलिंग पार्टी होती है, उसके पास ये पावर होती है कि वो उसकी सहमति के बिना भी उसकी जो डेथ पेनल्टी है उसको कम कर सकती है। दूसरा सेक्शन 55 आईपीसी का कहता है जो जिस व्यक्ति को आजीवन कारावास हो रखा है, उसको उसकी सजा से कम करना, ये भी जो प्रेजेंट रूलिंग पार्टी होती है उसके द्वारा की जाती है बिना उसके कंसर्न की। अब इसमें क्या है, वो जो गवर्नमेंट है उसको जो मैक्सिमम उसकी जो सजा है वो 14 वर्ष तक कर सकती है, उससे ज्यादा नहीं। ऐसा नहीं कि आजीवन का कारावास है और जो गवर्नमेंट है उसने उसकी सजा को 20 साल तक कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं। मैक्सिमम उसकी जो सजा है वो 14 वर्ष तक कर सकती है, और कम से कम उसकी सजा 14 वर्ष से जितना कम चाहे वो कर सकती है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। अगला देखते हैं सेक्शन 57। ये जो है सजा जो है शर्त पर होती है, यानी जो सजा की जो शर्तें होती है वो तब होती है जब एक गणना की जाती है किसी भी सजा को किसी भी कारावास में रहने के लिए, ठीक है। अब उसको किस बराबर, अब सपोज करिए भाई उसको सजा दे दी गई आजीवन कारावास की, ठीक है। आजीवन कारावास में उसको कब रिलीज करना है या फिर उसने कितना टाइम पीरियड जेल में रह लिया है, ठीक है। तो यानी कि कुल मिलाकर के टाइम कैलकुलेशन इसमें करना होता है और उसी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग उसको सजा दी जाती है, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर है। इसके बाद हम देखते हैं सेक्शन 60। इसमें क्या होता है, जो ऑफेंडर होता है, जो सजा कारावास के कुछ मामलों में पूरी तरह से आंशिक रूप से या से कठोर या साधारण हो सकती है। अब जो व्यक्ति है जिसको सजा सुनाई जा रही है, ठीक है, अब या तो उसको जब कारावास दिया जाएगा, वो जिस अपराधी को जो कारावास से दंडित किया जाएगा, दोनों में से किसी से भी किया जा सकता है, ठीक है। वो न्यायालय इसके लिए सक्षम होगा कि उसको कठोर कारावास दिया जाए या फिर सरल, या फिर दोनों से, या जो जितना भी उसको कारावास है, जो भी जितने टाइम पीरियड के लिए भी वो उसको जेल में रहना है, तो कितने टाइम तक वो कठोर काम करेगा और कितने टाइम तक वो सरल काम करेगा, ये सारा का सारा डिपेंड होता है उस कोर्ट के ऊपर, ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन 63, अमाउंट ऑफ फाइन, यानी जुर्माने की जो रकम है। यहाँ पर जो जुर्माना है, ठीक है, जहाँ कोई राशि व्यक्त नहीं है की जाती है, ठीक है, तो उसको जुर्माने में बढ़ाया जाता है। आपने देखा है आईपीसी में काफी बार सेक्शंस पे क्लियर कट लिखा होता है कि मैक्सिमम 1000 या 500 या फिर 10,000 एक जुर्माना लिखा होता है कि इतने तक की उसको पेमेंट करनी है। बट काफी जगहों पर वो पेमेंट नहीं होता, वो फाइन नहीं लिखा होता, तब यहाँ पर जो है वो अनलिमिटेड हो सकता है उसका वो फाइन, ठीक है। बट अनलिमिटेड हो सकता है, लेकिन इतना ज्यादा असीमित नहीं हो सकता,
अत्यधिक नहीं हो सकता, अनलिमिटेड हो सकता है लेकिन अत्यधिक नहीं हो सकता, उतना ही होगा जितना कि वो ऑफेंस है, ऑफेंस के अकॉर्डिंग ही वो फाइन दिया जाएगा। ठीक है, एकदम से मनमाना फाइन उस पर नहीं दे दिया जाएगा। अब बात करते हैं आईपीसी के सेक्शन 65 की, वो क्या कहता है। अब यहाँ पर कहा गया है कि जुर्माना ना देने पर जो कारावास की सीमा है, वो जब कारावास और जुर्माने अधिनिर्णय योग्य हो, यानी कि जिस अवधि के लिए न्यायालय अपराधी को जुर्माना अदा न करने पर कैद करने का आदेश या निर्देश देता है, अगर वह कारावास की अवधि की 1/4, ठीक है, यानी 1/4 पार्ट से रह जाता है। यानी कि हम इसको ऐसे देख लेते हैं कि सपोज करिए कि किसी व्यक्ति को 1 साल की सजा हो गई है, ठीक है, और 1 साल की सजा है प्लस उसको फाइन भी दे दिया गया है। ठीक है, अब उसको सजा तो मिल गई बट उसको जो फाइन है वो पे नहीं कर रहा, ठीक है, फाइन पे नहीं कर पा रहा, तो अब वो जो फाइन है वो पे ना करने के लिए उसको प्लस दंडित किया जाएगा, अलग से और दंडित किया जाएगा, और जितना टाइम पीरियड वो जेल में रहा उसका 1/4 पार्ट उसको, यानी 25% और भी उसको जेल में रहना पड़ेगा। यानी 1 साल तो वो जेल में रहा, प्लस फाइन ना भरने के लिए जो है उसको 3 महीने और जेल में रहना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। पहले 12 महीने वो जेल में था, अब उसको 3 महीने की सजा और मिल गई, अब वो फाइन नहीं भरेगा। ठीक है, टोटल 15 महीने वो जेल में रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं 66 सेक्शन की, वो क्या कहता है। जुर्माना ना देने पर कारावास की सजा होती है। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को जुर्माने के भुगतान दिया जाता है, यानी उसको जुर्माना लगाया जाता है, और अगर वो नहीं पेमेंट कर पाता, वो फाइन नहीं भर पाता, तो उससे किसी भी प्रकार का जो है अब सजा सुनाई जा सकती है, अपराधी को सजा सुनाई जा सकती है, अब उसको कारावास की सजा दी जा सकती है। ठीक है, अब आईपीसी का सेक्शन जो 67 है वो क्या कहता है, ये हम देख लेते हैं। जुर्माना ना देने पर जो कारावास है, जबकि अपराधी केवल जुर्माने से दंडित है, ठीक है, उसने कोई और ऑफेंस नहीं करा, उसको ऑफेंस बस इतना है कि उसको पेमेंट करनी है, फाइन, सिर्फ फाइन का ही उसने ऑफेंस किया, फाइन ही उसको देना है। ठीक है, अब ऐसी सिचुएशन पे अगर वो व्यक्ति फाइन नहीं भर पाता तब उसको दंडित दिया जाएगा। अब यहाँ पर एक बात यहाँ पर कही गई है कि अगर 50 रुपए का वो फाइन है उस पर और वो नहीं दे पाता तो उसको मैक्सिमम 2 महीने की सजा होगी। ठीक है, और अगर उस पर 100 रुपए का फाइन है तब उसको मैक्सिमम 4 महीने की सजा होगी, और ये होगी कब, जब वो फाइन नहीं भर पा रहा। ठीक है, और अगर 100 रुपए से ज्यादा का फाइन है, चाहे जितना भी हो, और वो नहीं भर पा रहा तो उसको मैक्सिमम 6 महीने की सजा होगी, इससे ज्यादा की उसको सजा नहीं दी जाएगी। ठीक है, अब सेक्शन आईपीसी का 68 कारावास का जुर्माना देने पर समाप्त होना, यानी कि इसमें कहा गया है कि जुर्माने के भुगतान में चूक होने पर लगाया गया कारावास तब समाप्त हो जाता है जब जुर्माने को या जुर्माना भुगतान किया जाए। ठीक है, अगर जैसे उसने फाइन पे कर दिया तब उसको कारावास से मुक्त कर दिया जाएगा। ठीक है, कानूनी प्रक्रिया द्वारा लगाया जाता है तो उसको मुक्त कर दिया जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं सेक्शन अगला 69। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि जुर्माने के अनुपातिक भाग के जो भुगतान है, ठीक है, अगर उस पर कारावास की समाप्ति कब होगी। इसमें कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति पर कोई फाइन है, ठीक है, या फिर उसको किसी चीज से दंडित किया गया है, किसी फाइन से दंडित किया गया है और वो फाइन नहीं पे कर पा रहा, सपोज, ठीक है, फाइन पे नहीं कर पा रहा, उसको जुर्माना दिया जाएगा। ठीक है, जुर्माना नहीं भर पा रहा, उसको जेल में रखा जाएगा। अब जेल में रखा गया और उसके बाद क्योंकि पैसा नहीं है इसलिए वो फाइन नहीं भर पाया, वो जेल में चला गया। अब उसने पैसों का इंतजाम कर लिया। ठीक है, सपोज करो 1 लाख का जुर्माना है और उसने 25,000 का क्या कहते हैं इंतजाम कर लिया। ठीक है, या फिर 50,000 का इंतजाम कर लिया। ठीक है, अगर 1 साल का उस 1 साल की सजा है, 1 लाख का ही जुर्माना है, अगर 25% उसने यानी 25,000 का इंतजाम कर लिया तो उसको जेल में कितना दिन रहना पड़ेगा, 75% जो है, यानी कि 18 नहीं 9 महीने उसको जेल में रहना पड़ेगा। ठीक है, 9 महीने उसको जेल में रहना पड़ेगा अगर वो 25,000 रुपये पेमेंट कर रहा है तो।
अगर वो 75,000 की पेमेंट कर रहा है, ठीक है, तब उसको सिर्फ और सिर्फ 3 महीने जेल में रहना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पे क्लियर है। यानी कि वो पेमेंट जो है उसको कम कर देगी, जितने दिन की उसने पेमेंट करी है उसको तुरंत रिलीफ मिल जाएगा। अगर उसने 4 महीने की सजा है, 1 साल नहीं, अब मान लेते हैं एक व्यक्ति को 4 महीने की सजा मिल गई, जो कि यहाँ पे आईपीसी में एक उदाहरण भी दे रखा है। ठीक है, और इस उदाहरण में कहा गया है कि एक व्यक्ति है जिसको 100 रुपए के जुर्माने का फाइन होता है, पर वो नहीं पे कर पाता तो उसको 4 महीने की सजा दी जाती है। ठीक है, ये आईपीसी में उदाहरण है। अब ऐसे में क्या होता है, ए के पास पैसा आ जाता है 75 रुपए, ठीक है, और वो 1 महीना जेल में रह लेता है। 1 महीना जेल में रहता है, 75 रुपए पेमेंट कर देता है, तो उस 75 रुपए की पेमेंट जैसे वो करता है उसको रिलीज कर दिया जाता है। ठीक है, अब अगर वो 2 महीने रहता है, ठीक है, तो 50 रुपए की पेमेंट करेगा, 50 रुपए की जैसी पेमेंट हो जाएगी उसको 2 महीने में रिलीज कर दिया जाएगा। ठीक है, आई होप यहां तक आपको क्लियर है। आगे चलते हैं। आईपीसी का सेक्शन 70 ये कहता है कि जुर्माना 6 साल के भीतर या कारावास के दौरान लगाया जा सकता है और संपत्ति को दायित्व से मुक्त नहीं करने के लिए मौत। अब यहाँ पर क्या है, ये कहता है कि जिस व्यक्ति पर जुर्माना है और कारावास है, ठीक है, अगर 6 साल की उसको सजा है और प्लस उस पर फाइन है, तो 6 साल के अंदर अंदर उस फाइन को भरने के लिए लायबल होगा। ठीक है, अगर उसको 6 साल से ज्यादा की सजा है, ठीक है, तब जब तक कि उसको सजा है तब तक वो सजा से पहले उस फाइन को भरने के लिए लायबल है। इसी दौरान अगर उसकी मौत हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तब ऐसी सिचुएशन पे जो फाइन है उसको माफ नहीं किया जाएगा, उसकी संपत्ति से वसूला जाएगा। ठीक है, जो अपराधी है, ठीक है, जो उसकी संपत्ति है उसकी संपत्ति से उस फाइन को लिया जाएगा और उसके बाद उसकी सजा को मुक्त किया जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर वो व्यक्ति मर भी जाता है तब भी उस फाइन को ले लिया जाएगा उसकी संपत्ति के माध्यम से। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। आगे एक और सेक्शन 71 देखते हैं। अनेक अपराधों से मिलकर के जो अपराध बनते हैं, ठीक है, उसमें क्या सजा होती है, उसमें क्या दंड दिया जाता है। अब यहाँ पे क्या है कि एक व्यक्ति है, ठीक है, सपोज करिए कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को मारा, ठीक है, और वो बार बार उसको मार रहा है। ठीक है, अब बार बार मार रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको उतने ही उसको दिया जाएगा, नहीं, उसको जो दंड दिया जाएगा वो एक ही बार किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक उदाहरण है इस सेक्शन का, वो देखते हैं, उससे अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ए और जेड, ए क्या करता है, जेड को मारता है, पीटता है, ठीक है, और बार बार पीटता है और अपनी इच्छा से पीटता है। तब बार बार पिटाई करने पर, अब सपोज करो ने 50 थप्पड़ मारे या 50 बार उसको डंडे से पीटा, ठीक है, तो ऐसे में अगर एक डंडे पे उसको 1 साल की सजा है, तो 50 डंडे उसने मारे या 50 थप्पड़ मारे तो उसको 50 साल तक की सजा होगी। ठीक है, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, इसीलिए यहाँ पर आईपीसी का सेक्शन लगाया जाएगा, कौन सा, कॉजिंग हर्ट का ऑफेंस उसने करा है और उसके तहत जो सजा है वो उसको सुनाई जाएगी। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। आगे देखते हैं अगला सेक्शन, जो कि हम लास्ट अभी डिस्कस करेंगे आईपीसी का सेक्शन, और वो सेक्शन है 72। ये कहता है कि अगर कोई अपराध एक या फिर कोई अपराध है उसमें से एक के लिए दोषी है और व्यक्ति की सजा निर्णय जिसमें ये कहा गया है कि यह संदेहास्पद है, मतलब उसमें डाउटफुल है। ठीक है, अब ऐसे में क्या होता है कि कोई व्यक्ति है जिसने ऑफेंस किया, उसमें बहुत सारे ऑफेंस किए। अब गवर्नमेंट जो जज है वो उसमें कंफ्यूज हो गए कि भाई इसको कौन सी सजा सुनाई जाए, इसने इतने सारे अपराध किए हैं। तब ऐसी सिचुएशन पे जो अपराधी है उसको फायदा मिल जाएगा यहाँ पे, क्योंकि जज साहब जो उसको सजा सुनाएंगे वो सुनाएंगे जो उन अपराधों में सबसे कम है। जो सबसे ज्यादा है वो वाली सजा वहां पे इसको नहीं मिलेगी, जो सबसे कम है वो सजा इसको सुनाई जाएगी। तो आई होप आपको यहाँ तक सारा का सारा क्लियर है। अगर अभी भी कोई डाउट रहता है इन सभी सेक्शनों में, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है वो पनिशमेंट का है, जो हमने सबसे पहले डिस्कस करा था 53। इसके बाद
73 के जो सेक्शन है, 73 के बाद जो है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जो सेक्शन है वो हम बाद में अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसको कहते हैं एकांत कारावास। ठीक है, वो अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो गई है, अदरवाइज आप सभी को स्किप कर जाएगा। तो यहाँ तक आप सभी को क्लियर है आई होप। अगर अभी भी कोई भी डाउट होता है तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, या अगर कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है जो आपको समझ में नहीं आया, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और आशा करता हूं कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ही दिया है, बेल आइकन को प्रेस भी कर दिया है। अगर मैं दूसरी वीडियो बनाऊं तब तक सबसे पहले पहुंचेगी। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक बने रहे आप हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।